अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन, सेकंड टॉपिक, जो कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम प्राइस जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन में फर्स्ट आता है टैक्सेशन, जो कि 10 से 14% हम लेते हैं। फिर सेकंड बी पॉइंट आता है रेंट फिक्सेशन, जो आता है 6 से 10% ऑफ टोटल वैल्यू का 6 से 10% होता है। एंड थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी बोल दीजिए, लोन बोल दीजिए इसे, या मॉर्गेज बोल दीजिए, एक्सेट्रा। मतलब वैल्यूएशन में हमें वैल्यूएशन का पर्पस मेनली होता है टैक्सेस को इन्वॉल्व करना, रेंट फिक्सेशन करना, सिक्योरिटी, लोन, मॉर्गेज, जो भी हो। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो एक फॉर्मूला है वी प्रो कॉम इन, मीन्स होता है वेल्थ टैक्स, फिर आता है प्रॉपर्टी टैक्स, फिर आता है कमर्शियल टैक्स, और ये है इनकम टैक्स। फर्स्ट पढ़ते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपलिटी टैक्स वो होता है जो कंट्री देती है, ओवरऑल कंट्री में या म्युनिसिपल द्वारा जो दिया जाता है, ठीक। सेकंड होता है सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है, जो हम गुड्स एंड सर्विस में जो भी सेल होती है उस पर जो टैक्स लगता है, जो हम देते हैं, वो सेल टैक्स होता है। थर्ड है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है जिस पे प्रॉपर्टी का टैक्स लगता है, ठीक है, जिस पे हम प्रॉपर्टी का अपना खुद का हर साल टैक्स देते हैं। थर्ड है वेल्थ टैक्स, जो हम कार, ऑटोमोबाइल सचेस कार, प्लॉट्स वगैरह में जो हम टैक्स देते हैं, एक्सेट्रा, वो वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है। ग्रॉस इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू होता है नेट इनकम प्लस आउटगोइंग। अब आउटगोइंग क्या होता है, आउटगोइंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे फर्स्ट की ले तो हम टैक्सेशन में जो आउटगोइंग खर्चे होते हैं वो। सेकंड है रिपेयरनेस, जब भी हम कुछ रिपेयरनेस कराते हैं उसमें टोटल इनकम का 10 से 12% होता है अबाउट टोटल इनकम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट करना, कलेक्शन चार्जेस, नेक्स्ट। ये 5 से 10% लगते हैं टोटल वैल्यू का। अलग से सप्लीमेंट्री चार्जेस भी होते हैं, चार्जेस भी अलग से ऐड ऑन हो जाते हैं। फिर हम अगर मॉर्गेज की बात करें तो मॉर्गेज भी एक अलग ही टॉपिक है, जिसका ऑनर या कैन बोरो मनी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, अपनी जो प्रॉपर्टी है इसकी सिक्योरिटी के लिए जो हम लोन लेते हैं, या ऑनर लेता है या देता है बैंक वाले को अपनी प्रॉपर्टी जो गिरवी रख देता है, और समय से चुकाने के लिए जो बात की जाती है, कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि कई बार बैंक मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी को बेच देती है क्योंकि वो लोन या किस्त चुका नहीं पाते। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ अंदर आती है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसमें 3 टॉपिक आपको हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट मोर्टेगोर, पर्सन हु टेक द लोन, जिसने लोन लिया है, टेकन। सेकंड है मॉर्टगेई मतलब पर्सन हु एडवांस गिव द लोन, जिसने एडवांस लोन गिव्स, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो इज दैट मॉर्गेज डिड मीन्स डॉक्यूमेंट,
डीड मीन्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी मॉर्गेज डिड कहलाती है। जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में जिस भी ऑनर ने बैंक को या कुछ भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो वो मॉर्गेज डिड आती हैं। ये तीनों आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे एन्युटी। एन्युटी क्या होती है? जो हम एनुअल पेमेंट करते हैं, जो मंथ की करें और ईयर्स की करते हैं, वो पेड फॉर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इसमें है एन्युटी ड्यू। द अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड और ईयर फॉर डिफाइंड नंबर ऑफ इंटरवल्स। सेकेंड होता है परपेचुअली एन्युटी। परपेचुअली एन्युटी वो जो रहती है जो कंटिन्यू फॉर डेफिनेट पीरियड के लिए जो होती है, जो एंड नहीं होती, एंडलेस। मतलब किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और वर्षों तक की जो कहते हैं ना कि ले देते हैं, वो परपेचुअल एन्युटी होती है। उन्हें हर साल हर महीने वो करनी रहती है, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उन्हें देते रहना होता है। ऐसे परपेचुअल एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी ड्यू का मतलब होता है कि पर्टिकुलर डेफिनेट ईयर या मंथ पे जो पेमेंट देनी होती है उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। परपेचुअल एन्युटी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़ लेते हैं वो अनिश्चित काल तक, मतलब कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ जो चली जा रही है उसे परपेचुअल एन्युटी कहेंगे। एन्युटी ड्यू मीन्स जो डेफिनेट पीरियड के टाइम, जैसे हम लोग जो EMI देते हैं वो एक मंथली और ईयरली वाइज जो चलती रहती है, वो ही एक टाइप है एन्युटी ड्यू का। थर्ड है एक डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी क्या रहता है? ये कुछ साल के लिए चलती हैं। सम पेमेंट और द पेमेंट्स ऑफ द एन्युटी बिगन्स आफ्टर सम ईयर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का टोटल अमाउंट जो हमें चाहिए रहता है। जैसे लैंड की कॉस्ट हुई प्लस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हुई, ठीक है। और ये सब, और एक और है मार्केट वैल्यू, ठीक है। लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जब अपने कुछ भी ज़मीन वगैरह ख़रीदी वो सब इंक्लूड आता है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो उस समय मार्केट का वैल्यू चल रहा होगा, प्रॉपर्टी का जो रेट चल रहा होगा उसे मार्केट वैल्यू कहेंगे, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो रहता है वो ग्रॉस इनकम का हाफ रहता है, हाफ परसेंटेज होता है, ठीक है। और अलग से मिसलेनियस चार्जेस भी होते हैं जो कि ग्रॉस इनकम का 2% रहते हैं, 2% ऑफ ग्रॉस इनकम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेस, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ईयर परचेस क्या होता है? ईयर परचेस क्या होता है? ईयर परचेस मीन्स ईयर परचेस मीन्स 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव एन्युटी ऑफ ₹1 एट द रेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स ईयर ऑफ परचेस को और कैलकुलेट किया जाता है 1 बाय इंटरेस्ट ऑफ P और इंटरेस्ट ऑफ C, ठीक है।
हम पढ़ रहे थे ईयर परचेस। ईयर परचेस मीन्स 1 डिवाइडेड बाय IC प्लस IP प्लस IC। IP मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और IC मतलब क्या होता है? सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के 2 टाइप होते हैं। एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब जिसके मालिक अपन खुद होते हैं, खुद की रजिस्ट्री वाली जो प्रॉपर्टी होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। लीज होल्ड, जो प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं वो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज़ एब्सोल्युटली ऑनर ऑफ द, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो रहता है, प्रॉपर्टी का जो ऑनर रहता है, वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहता है हर चीज़ के लिए। और लीज प्रॉपर्टी क्या रहता है? जैसे कुछ समय के लिए हम कुछ चीज़ होल्ड पे रख देते हैं, लीज़ पे दे देते हैं। आपने सुना होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब वहीं से है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब इसका पोजीशन मिलना थोड़ा टाइम लगता है। अब लीज़ प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट टाइप की लीज़ होती हैं। जैसे बिल्डिंग पे जो मिलती है बिल्डिंग लीज़, फिर एक होती है लाइफ लीज़, और एक्यूपेशन लीज़, और सब लीज़, और परपेचुअल लीज़। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या रहती है? ये एक डिसमेंटल मटेरियल की वैल्यू रहती है। जैसे आपने कोई सी बाइक ख़रीदी और आपकी बाइक का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। अब आप पर एक्सीडेंट हो चुका है और आप उसे रिपेयर भी करा चुके हो, बट उसके कुछ पार्ट अच्छे चलते हैं, फिर भी आप उसे सेल करना चाहते हो, तो वो जो वैल्यू जिसमें आती है वो स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। उस वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू या जंक या स्क्रैप में आती है, इसीलिए ये स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, डिसमेंटल मटेरियल की जो रहती है। और ये जो रहती है टोटल वैल्यू की कितनी रहती है? टोटल वैल्यू की 10% होती है। ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट्स में है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है। RCC स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे बिल्डिंग्स डिसमेंटल या डिसमेंटल मटेरियल जो भी रहता है स्ट्रक्चर का, अगर बहुत टाइम बाद वो मटेरियल उसका ख़राब हो जाता है, लॉन्ग टाइम बहुत साल हो जाते हैं, तो मटेरियल ख़राब हो जाने के बाद में उस प्रॉपर्टी की या उस बिल्डिंग की कीमत गिरने लग जाती है। वो एक कबाड़ जैसा निकल जाता है, उसको बोलना चाहिए। जो कबाड़ ही है वो एक स्क्रैप वैल्यू ही है, क्योंकि उस मटेरियल को जो ख़राब हो चुका है उसे अगर हम कहीं मार्केट में बेचते हैं तो वो अपनी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उस वैल्यू से तो हमेशा कम ही मिलेगी। इसीलिए हम RCC स्ट्रक्चर्स की जो भी स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहती है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू को हम एक रीसेल वैल्यू भी कह सकते हैं। सॉल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू क्या रहती है? जब भी कोई मतलब प्रॉपर्टी आफ्टर discarded at the end of यूटिलिटी पीरियड। मतलब क्या होगा? आपको आपकी बिल्डिंग का कोई मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, बस आप उसे बेचना चाहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं या कुछ पार्ट्स उसके हो चुके हैं और अब उसे आपको बेचना है। तो यूटिलिटी पीरियड, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेज वैल्यू बोलेंगे या रीसेल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। ये मतलब जो रहती है, इट इज़ विदाउट बीइंग ब्रोकन
पीसेस। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे द रेलवे स्लीपर्स में यूज एज पार्ट ऑफ द फेंसेस और बफर स्टॉप्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एक होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट, दैट इज आई इज इक्वल टू एस आई 1 प्लस आई 1 पावर n माइनस 1। और इस पूरे फंक्शन को हम, ये जो पूरा फंक्शन है उससे हम आई सी नाम देते हैं और इंटू एस बोलते हैं। अब एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है, एस मतलब है टोटल सिंकिंग फंड, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई रेट ऑफ एन इस यूटिलिटी पीरियड, कितने साल तुमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब इनिशियल प्रॉपर्टी की जो इनिशियल कॉस्ट माइनस जो भी डिप्रिशिएशन हुआ है, जो भी घाटा हुआ है, घाटा या कॉस्ट कम हुई है वो। सेकंड टॉपिक है रेटेबल वैल्यू। क्या होती है? ग्रॉस इनकम का, जो भी ग्रॉस इनकम आ रही है, ग्रॉस इनकम माइनस एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट। थर्ड होती है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या रहती है? जब कोई ऑनर प्रॉपर्टी के ऑनर को कोई फोर्सफुली या केयर टेकर जानबूझ के लोग स्ट्रेस में या फोर्सफुली अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहें, सेल करने के लिए कहें फोर्सफुली, तो वो डर के कारण, स्ट्रेस के कारण जो वो प्रॉपर्टी सेल करता है वो स्ट्रेस वैल्यू होती है। फोर्थ होता है सेंटीमेंटल वैल्यू। सेंटीमेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे किसी ऑनर की कुछ यादें जुड़ी होती हैं, थोड़ा पर्सनल या इमोशनली एसोसिएट रहते हैं उस प्रॉपर्टी से, इमोशनली टच जो रहता है, इमोशनली टच पर्सन और टच, तो उस वजह से जो वैल्यू निकल कर आती है प्रॉपर्टी की, उसे सेंटीमेंटल वैल्यू कहते हैं।